हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी जो आई हुई है, उसके लिए साइंस की क्लासेस, दैनिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। और इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पोर्शन को शुरू किया था और आज हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर कम्प्लीटली अवेलेबल है, तो आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंतर्गत न्यूटन के गति के जो नियम है तीनों, वो सीख लिए थे और न्यूटन की गति के तीनों नियमों के जो अलग अलग उदाहरण थे उनको भी अपन ने समझ लिया था। अब अपन आगे की ओर बढ़ने वाले हैं और जैसा कि आपको बताया गया था कि संवेग संरक्षण का नियम जो है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से अपनी कॉपी किताब को निकाल लीजिए, पेन को निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आपको पता होगा हमारी क्लासेस रेगुलर 5 बजे आती थी शाम को। बीच में जो है अभी 2-4 दिन के लिए क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी। उसका रीजन था कहीं ना कहीं मेरी अलग अलग जगह ड्यूटी लग जाना और स्वास्थ्य भी 1-2 दिन के लिए ठीक नहीं था, इसलिए। लेकिन अब जो है पुनः यह शेड्यूल में आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और सफर सिलेक्शन का अपन ने शुरू किया है यूट्यूब के माध्यम से और इस सफर में अपन सफलता प्राप्त करके ही मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो अपन ने कल लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें मैंने ये बता दिया था आपको कि न्यूटन की गति के जो नियम है उसमें जो तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसमें लास्ट एग्जाम्पल बताया गया था कि बंदूक से अगर हम गोली छोड़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बंदूक से गोली छोड़ने पर एक बंदूक पीछे की तरफ झटका लगाती है। वो इसलिए क्योंकि जो गोली है उस पर आगे की तरफ बल लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है बंदूक पर पीछे की तरफ लगेगा और उसका झटका हमें लगता है। इसीलिए सैनिक जब भी बंदूक का उपयोग करते हैं तो वे उसे मैदान के अंदर पूरा, मतलब जहां भी उनका रण का मैदान जो होता है, युद्ध भूमि जो होती है, वहां उसे बंदूक को फंसाते हैं और फिर उसके ऊपर ऐसे युद्ध करा करते हैं। नहीं पता हो तो आप जो है बॉर्डर पिक्चर को अच्छे से देखिएगा, काफी अच्छी मूवी है और भारत देश की जीत को उसके अंदर बताया गया है। और उसके अंदर जो है आप देखेंगे तो सैनिक कैसे युद्ध लड़ते हैं वो आपको पता चलेगा। अब आप लिखिएगा हेडिंग आज की, संवेग संरक्षण का नियम। क्या लिखेंगे? संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, चलिए। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, आखिर ये क्या कहता है संवेग संरक्षण का नियम, इसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उसके साथ में जब न्यूटन का तृतीय नियम का संयोजन होता है, न्यूटन का कौन सा नियम? द्वितीय नियम, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इन दोनों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आता है, जिसे हम संवेग संरक्षण का नियम कह सकते हैं। तो एक या फिर एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर, एक या एक से अधिक जब वस्तुएं हो हमारे पास में और उनके निकाय के ऊपर यदि कोई भी बाहर से बल नहीं लगाया जाता है, तो उस निकाय का कुल संवेग जो है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। आप ऐसे समझेंगे इसको, पहले लिखिएगा कि न्यूटन, पहले एक बार थ्योरी लिख लो, फिर मैं इसको इसको आपके सामने डायग्राम से भी बता दूंगा। न्यूटन का सेकंड, द्वितीय नियम व तीसरा यानी थर्ड नियम, न्यूटन का सेकंड नियम व थर्ड नियम का संयोजन, का संयोजन।
इससे जो है अपन संवेग संरक्षण का नियम कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, तो आप लिखेंगे किसी वस्तु या निकाय, किसी वस्तु या निकाय के ऊपर, किसी वस्तु या निकाय के ऊपर जब बाहरी बाहरी बल कार्य नहीं करे, जब बाहरी बल कार्य नहीं करे तो वस्तु का कुल संवेग, कुल संवेग यानी टोटल मोमेंटम, कुल संवेग नियत रहता है, नियत रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जब भी किसी वस्तु या वस्तुओं के निकाय के ऊपर कोई बाहरी बल नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो फिर उस वस्तु का संवेग नियत रहता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर जो बल लग रहा है ना, बल यानी कि फोर्स एफ, वो मान लीजिए है जीरो, बल कितना है, जीरो है। तो फिर इसका जो संवेग होगा, इस वस्तु का संवेग जो होगा वो संरक्षित रहेगा। तो संवेग संरक्षित, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये अपने पास में वस्तु है जिसके ऊपर बल जीरो लग रहा है, तो फिर वह संवेग संरक्षित कहलाती है, यानी उसके ऊपर जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, बेसिकली यही है कि जब भी आप किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, बाहरी बल नहीं लगा रहे हैं, तो फिर उस वस्तु का जो मोमेंटम होगा, संवेग होगा, वो संरक्षित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसके उदाहरण देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लिखेंगे उदाहरण, है ना, क्या लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे इसके, बढ़िया बढ़िया लिखिए उदाहरण। और उदाहरण पहला आप लिखेंगे जल्दी से। उदाहरण पहला क्या है कि जब भी बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टकराती है, जब सेम मोमेंटम वाली, समान संवेग वाली दो वस्तुएं आपस में टकराती है, तो आप लिखेंगे जब जब बराबर संवेग संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती है, आपस में टक्कर मारती है, तो गेंदें अचानक रुक जाती है, गेंदें अचानक रुक जाती है। तो जब आपके बराबर संवेग वाली दो गेंदें आई है और वो दोनों गेंदें आपस में से टकराएगी, क्या हो गया, गेंदें आपस में टकराएगी, और जब गेंदें आपस में टकराती है तो वो दोनों गेंदें क्या होती है, टकराने के बाद में क्या होती है, अचानक से रुक जाती है। अब वो दोनों रुक गई है, क्यों रुक गई, क्योंकि उन दोनों का जो है अब क्या हो गया है, अरे भाई क्या हो गया है, संवेग संरक्षित रहना चाहिए। अब वो दोनों टकराई, अब उनके ऊपर कोई बाहरी बल है ही नहीं, तो उनके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, इसलिए। ठीक है, बस आपको तो उदाहरण याद रखना है कि कौन किसका है। दूसरा लिखेंगे उदाहरण रॉकेट, ये मैंने अलग ही बता दिया था कि रॉकेट प्रणोदन कैसे होता है, यानी कि जो रॉकेट लॉन्चिंग है वो कैसे की जाता है, वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस पिछले वीडियोस में बता दिया है, और उसमें बताया था कि वहां न्यूटन का तीसरा नियम भी काम करता है,
और आपको यह भी बता दिया कि रॉकेट प्रणोदन संवेग संरक्षण का नियम है। इसके बाद में तीसरा लिखेंगे, जब बंदूक से जब बंदूक से जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, क्या करते हैं हम, बंदूक से जब गोली को छोड़ते हैं तो छोड़ी जाती है, तो वह अत्यधिक तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, जिससे जिससे क्या होता है कि गोली में आगे की दिशा आगे की दिशा आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न होता है, संवेग उत्पन्न होता है। गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर धकेलती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपका तीनों के तीनों उदाहरण, जिसमें से देखो रॉकेट प्रणोदन पहले ही समझा दिया गया है, बंदूक से गोली जब छोड़ी जाती है तो वो पीछे झटका क्यों मारती है बता ही दिया, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। और उसे भी अपन जो है संवेग संरक्षण से भी समझ सकते हैं। जब संवेग बराबर होता है और दो गेंदें आपस में टकराती है तो जो है दोनों गेंदें अचानक से क्या होता है, रुक जाती है। ये सभी एग्जाम्पल है आपके संवेग संरक्षण के। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अब अपन बात करते हैं कि जिसके बारे में अपन लगातार बात करते हुए आ रहे हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम ने जिसकी वैल्यू दी थी, बल। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, अब अपन बल के बारे में बात करेंगे और बल के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। आपके सामान्य विज्ञान आएगी, इसलिए मैं आपको टॉपिक्स को केवल उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना सामान्य विज्ञान के लिए जरूरी है। समझ में आ गई बात। आपको जो है काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप लैब असिस्टेंट की क्लासें देख सकते हो, एलडीसी की क्लासें देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि साइंस को और भी ज्यादा डीप में पढ़ा जा सकता है। लेकिन इतने ज्यादा डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल दैनिक विज्ञान है, जनरल साइंस है, एवरीडे साइंस जिसे कहते हैं, वो पूछी जाएगी। तो वो केवल उदाहरणों से पूछी जा सकती है। अब आप आगे लिखेंगे बल के बारे में। आप आज का अपना टॉपिक क्या स्टार्ट होने जा रहा है, बल। तो आप लिखेंगे, एक मिनट है ना, इसको येलो कर दो। टॉपिक डालेंगे बल, फोर्स। ठीक है, किसकी बात करेंगे अपन, बल यानी फोर्स की। अब ये बल क्या होता है बेसिकली, बल जो है वो एक प्रकार का एक कारक है, एक फैक्टर है। ये फैक्टर क्या होता है, ये एक कारण है जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी वस्तु को हम जो है चला सकते हैं या चलती हुई वस्तु को रोक सकते हैं। कैसे, सपोज करिए, देखो मैं ये ऐसे चल रहा हूं है ना, हाँ बढ़िया, मैं स्टूडियो में घूम रहा हूँ वीडियो बनाते बनाते है ना, ऐसे बोर्ड के सामने। अब मुझे सपोज करो मेरे पैरों को बांध दिया जाए, मेरे हाथों को ऐसे लंबा करके बांध दिया जाए, तो बताइए क्या मैं चल पाऊंगा, ऐसे स्थिर हो जाऊंगा मैं तो, या ऐसे हो जाऊंगा, है ना, मैं स्थिर हो गया लो ऐसे।
तो अब मैं क्या हो गया, देखो चलता फिरता आदमी क्या हो गया, विराम अवस्था में आ गया। और विराम अवस्था से मुझे अगर कोई धक्का दे देवे एकदम से, तो मैं यूं गिरूंगा एकदम से, यूं गिरूंगा एकदम से। तो वो क्या होता है, वो होता किसके कारण है, वो होता है इस बल के कारण, फोर्स के कारण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल वह कारक है जिसके कारण वस्तु विराम अवस्था से, विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में आ जाती है, और गतिमान अवस्था से, गति की अवस्था से विराम अवस्था में आ जाती है। समझ में आ गई बात। तो अब लिखेंगे वह कारक, वह कारक जो किसी वस्तु को, वस्तु को विराम से गति अवस्था, गति अवस्था व गति अवस्था से, गति अवस्था से विराम अवस्था, गति अवस्था से विराम अवस्था में लाता है, लाता है। देखिए, तो वह कारक जो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में और गति अवस्था से विराम अवस्था में लाता है, उसे हम बल कहते हैं। कई बार यह भी कहा जा सकता है कि आपका कोई वस्तु अगर चल रही है एक ही प्रकार की गति से, तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर बल लगा करके रोका नहीं जाता, या फिर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसके ऊपर वो तब तक नहीं चलेगी जब तक बल नहीं लगाया जाता। तो वह भी एक चीज है। और दूसरा ये भी याद रख सकते हैं कि भाई देखो, विराम से गति में लाओ, गति से विराम में लाओ। ठीक है। अब बल का मात्रक लिखेंगे, यानी इसकी यूनिट, मात्रक यानी कि यूनिट। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। कौन सी यूनिट है इसकी, न्यूटन। ये बात आपको याद रखनी है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। सीजीएस मात्रक लिखेंगे अब। ठीक है, मतलब सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली जो यूनिट होगी वो। मैंने आपको सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई सभी यूनिट्स बता रखी है। अब सीजीएस में इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब इसका जो यूनिट होती है वो होती है डाइन। क्या होती है, डाइन। और एक न्यूटन और डाइन के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन। कितना होता है, एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, है ना। अब बात करेंगे आगे बलों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बल के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखेंगे बलों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फोर्स की अगर बात की जाए, बलों के प्रकार की बात की जाए, तो बल के जो प्रकार हैं वो टोटल है 4। कितने हैं, 4। ठीक है, इसके प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आपको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा, तो विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा होता है अपने पास में क्या, दुर्बल या क्षीण बल, दुर्बल या क्षीण बल। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जिसे कहते हैं। और
चौथा आपके पास में आ जाता है प्रबल बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, समझ में आ गई बात। तो प्रकृति के अंदर जो बल है वो लगभग 4 प्रकार के ही पाए जाते हैं। अब ऐसे अपन इसमें आगे पढ़ेंगे कई प्रकार के अलग अलग, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही बल के प्रकार हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल है, एक है विद्युत चुंबकीय बल, एक है दुर्बल बल या क्षीण बल भी कहते हैं, और एक होता है प्रबल बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखिएगा। लिख लिया होगा। देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि थोड़ी सी मेरे हेल्थ इश्यूज है, तो अभी जो है गले में थोड़ा सा दर्द ज्यादा हो रहा है, इस वजह से मैं इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन आपको यकीन मान के चलिए कि अभी आज या एक दो दिन में और ये ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद में लॉन्ग क्लासेस लेकर के आपका सिलेबस मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और ये क्लासेस भी जो है अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, अभी 2-4 दिन आपकी देखो डिस्टर्ब हुई है, और आज भी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं क्लास लूं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मैं क्लास में बार बार रुक जा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। तो अब जो है ये ठीक होने के बाद आपकी मतलब कल या परसों से कंटिन्यूअसली क्लासेस लूंगा। और साथ ही साथ आप लोग जानते भी है कि दीपावली का जो मध्यावधि अवकाश होता है वो भी अभी जो है पढ़ने वाले हैं। कब से तो आपको पता हो तो बता दूं, नहीं पता है तो भी बता देता हूँ। 7 से 19 नवंबर तक हमारी छुट्टियां रहेगी। तो उस दौरान जो दीपावली के अवकाश आएंगे उसमें मैं जो है कंटिन्यूअसली क्लासेस लेकर के आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग पूरा करवा दूंगा मैं 19 नवंबर तक। यानी 20 से 21 नवंबर तक अपना केमिस्ट्री पूरी हो चुकी होगी। उसके बाद में अपन बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ लेंगे, तो 2023 में ही मैं पूरा करवा दूंगा, जबकि एग्जाम तो 2024 में होना है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।